हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से विद्याग्राम के अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपनी इस ऐप पर। और आज आपके सामने ये देखो, ये बहुत ही खूबसूरत सा मैप है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। आज देखो ऑन टाइम हूँ, 7 बजे की क्लास, और शार्प 7 बजे ये क्लास आप सभी के सामने लाइव हो गई है। तो लेट है जो आज आप लोग लेट हैं, आपके सर बिल्कुल भी लेट नहीं है, मैं एकदम टाइम से हूँ। क्या आप देखो, ये एशिया का 3D या फिर हम बोले ये सैटेलाइट एक इमेज का मैप है, आपको बहुत शानदार दिखाई दे रहा होगा और काफी अच्छी फील दे रहा होगा। और इसमें सबसे अच्छी जो मेरे को चीज लग रही है दैट इज हिमालय। ये जो आप पूरा भाग देख रहे हैं ये हिमालय का है, मतलब हिमालय का ये रीजन, इसकी तरफ चाइना का रेगिस्तान है, ये आप देख सकते हैं सऊदी अरब का रीजन है। ठीक है, इसमें आपको इंडिया तो खैर क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा एकदम साफ साफ इस मैप में। एशिया की शुरुआत कर ली थी। राधे राधे भाई सभी को। आज मतलब एशिया कॉन्टिनेंट का सेकंड लेक्चर है ज्योग्राफी के, आज आपकी क्लास नंबर 3 है। कल हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कॉन्टिनेंट शुरू करे थे महाद्वीप के बारे में, और आज एशिया हम और आगे लेके जाएंगे। कल आप लोगों ने रिवर्स की थी, आई होप आपने रिवीजन भी कर लिया होगा, और जो मैंने क्वेश्चन उसके साथ आपको करवाए थे वो क्वेश्चंस भी आपने लगा लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम यहीं से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, कल हम लोगों ने रिवर्स की थी, आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज द डेजर्ट्स। आज हम डेजर्ट्स के साथ आगे बढ़ेंगे। सो राइट डाउन द हेडिंग डेजर्ट्स। शुद्ध हिंदी में कहते हैं मरुस्थल। तो आज हम एशिया के मरुस्थल या रेगिस्तान करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट, यानी कि मरुस्थल या रेगिस्तान की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो मरुस्थल आपसे पूरे मतलब आप वर्ल्ड में कहीं भी देखें, विश्व में कहीं भी देखें, संसार में कहीं भी देखें, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये सवाल आपको देखने के लिए मिले, मरुस्थल का मतलब एक ही बात है, कोई भी ऐसा स्थान, एनी प्लेस इन द वर्ल्ड, कोई भी विश्व में ऐसा स्थान जहां एनुअली एनुअली मतलब सालाना रेनफॉल, लिखते चलो साथ साथ, वर्षा या बरसात। अगर आप चाहें तो बाद में भी लिख सकते हैं, क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को पॉज कर करके रोक रोक के। बरसात होती हो लेस देन 25 सेंटीमीटर, लिख लो। कोई भी ऐसा स्थान विश्व में जहां बरसात या बारिश होती हो, नहीं शैलेंद्र कुमार 100 सेंटीमीटर से कम नहीं मेरे बच्चे, 25 सेंटीमीटर से कम। कोई भी ऐसा स्थान विश्व में जहां बरसात 25 सेंटीमीटर से सालाना कम होती हो, उस स्थान को हम लोग कह सकते हैं डेजर्ट, यानी कि आप उसे बोल सकते हैं रेगिस्तान। क्या बोल सकते हैं जी? रेगिस्तान बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? एनी प्लेस इन द वर्ल्ड विच रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअली। कोई भी ऐसा स्थान जहां सालाना 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती हो। ठीक है, नहीं रिवर्स आपको कल मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। टिग्रिस यूफ्रेटिस एशिया की आखिरी रिवर है इंपोर्टेंट में। ऐसे तो देव दुबे जी 3000 नदियां हैं, करने बैठोगे तो लगेगा पूरे साल सिर्फ रिवर ही करते रहोगे, इसलिए हमें एग्जाम्स के हिसाब से पढ़ना होता है। जैसे आप सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए हैं, तो उसके हिसाब से वर्ल्ड ज्योग्राफी को फोकस हमें मतलब करना है। ठीक है, आप जब एग्जाम देंगे पूरा एक बार ज्योग्राफी मेरे से पढ़ने के बाद, तो आप ये मान के चलोगे अगर 4-5 मतलब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से आपका हार्डली मतलब कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर वो क्वेश्चन आपका नहीं मतलब हो सकता। ठीक है, तो रेगिस्तान कर रहे हैं। अब देखो जरा एशिया में आप रेगिस्तान का एक बार पहले मैप देख लो। ये आपके एशिया कॉन्टिनेंट में रेगिस्तान के मैप है। जैसे आपने एक बहुत फेमस रेगिस्तान सुना होगा, गोबी। अभी एक एक करके इनके ऊपर भी मैं आऊंगा। हिस्ट्री की क्लास ज्योग्राफी के बाद शुरू कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही चाइना में एक रेगिस्तान है टकलामकान, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है थार। ऐसे ही एक रेगिस्तान है रुबल खली, ये सऊदी अरब में है रुबल खली। ठीक है, ये आप देखो ये सेंट्रल एशिया मध्य एशिया का है कराकुम। तो बहुत सारे रेगिस्तान है, बहुत सारे डेजर्ट है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग डालो गोबी डेजर्ट। हम जो शुरुआत करेंगे वो गोबी डेजर्ट या गोबी रेगिस्तान के साथ करेंगे। ठीक है, ये देखो जी गोबी,
तो गोबी की सबसे पहले आप लिख लो लोकेशन। गोबी आपका दो देशों में, एक तो चाइना में, हिंदी में कहते हैं चीन, और एक मंगोलिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालो गोबी डेजर्ट, मतलब गोबी रेगिस्तान। अरे हिंदी में भी गोभी ही बोलेंगे, कॉलीफ्लावर मत लिख देना। ठीक है, हाँ। तो गोबी डेजर्ट यानी कि गोबी रेगिस्तान। सर आज आपकी एनर्जी हाई है। अरे मेरी हमेशा ही हाई रहती है, अभी आपको धीरे धीरे पता लगेगा। तो गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? तो सबसे पहले तो आप दोनों देशों की लोकेशन लिख लो। चाइना यानी कि गोबी रेगिस्तान, गोबी डेजर्ट चीन में है, प्लस मंगोलिया। अरे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, टेंशन मत लो। राइटिंग पे मत जाओ, लिख में चाहे दोनों में दूंगा, भावनाओं को समझो, शब्दों पे ना जाओ। मंगोलिया, तो चीन और मंगोलिया दोनों देशों में स्थित है आपका गोबी डेजर्ट, गोबी रेगिस्तान। तो पहला रेगिस्तान जो हम कर रहे हैं दैट इज द गोबी। अब ये कैसा रेगिस्तान है? तो सबसे पहले लिख लो ये कोल्ड डेजर्ट है, ये एक शीत रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है, प्लस लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया। ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ का? एशिया का। तो पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। प्लस इससे एक और क्वेश्चन आपका बनता है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे बड़ा ठंडा या शीत रेगिस्तान, संसार का सबसे बड़ा शीत रेगिस्तान। तो देखो ठंडे रेगिस्तानों में तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, पूरे विश्व की बात हम कर रहे हैं। और एशिया का ये ओवरऑल सबसे बड़ा रेगिस्तान है, चाहे उसमें कोल्ड पूछे या हॉट पूछे, सबसे बड़ा रेगिस्तान आपका गोबी है। चाइना और मंगोलिया दोनों में ही स्थित है। अब आप इसका मैप देख सकते हैं, ये रहा जी गोबी डेजर्ट, गोबी रेगिस्तान। ये कुछ रीजन मंगोलिया में, ये कुछ रीजन चाइना में। चाइना की राजधानी मैंने कल आपको बता दी थी, मंगोलिया की राजधानी ये रही उलान बतार। कैपिटल ऑफ मंगोलिया उलान बतार, मंगोलिया की आपकी राजधानी है उलान बतार। हाँ, क्लास के बाद पीडीएफ तो आई जाती है, कल की भी पीडीएफ आप तक आ गई होगी, नहीं आई है तो बताइए, फिर मैं आपको मतलब स्टाफ को बोल दूंगा आप तक पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है भाई, तो पहले रेगिस्तान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी। तो ये अभी हमने ये गोबी डेजर्ट कराया जो चीन और मंगोलिया में है। चलो भाई अगले डेजर्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले डेजर्ट की ओर। तो अगला डेजर्ट आप इसमें लिख लो थार डेजर्ट। अगला रेगिस्तान यहीं लिख लो थार डेजर्ट, थार रेगिस्तान। लिख लो ये इंडिया पाकिस्तान यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में है ये। ठीक है, दोनों देशों को अलग करता है, दोनों देशों के बॉर्डर पर है ये, इंडिया और पाकिस्तान के। प्लस लिख लो ये हॉट डेजर्ट है, ये एक गर्म रेगिस्तान है। कैसा है? ये एक हॉट है, ये एक गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, एंड दिस डेजर्ट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। याद रखना ये थार रेगिस्तान भारत और पाकिस्तान को अलग भी करता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाला आपका रेगिस्तान है जी थार रेगिस्तान।
पॉलिटी तो आपको जहां तक है हिमांशु सर ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री आपको मतलब मैं पढ़ाऊंगा। तो हिस्ट्री में स्टार्ट कर दूंगा आपका ज्योग्राफी के बाद, या फिर ज्योग्राफी लगभग जब एंडिंग पे आ जाएगी तब मैं इसको शुरू करूंगा, ठीक है। चलो, एक और रेगिस्तान लिखो, ये दूसरा रेगिस्तान था, यहीं आप तीसरा रेगिस्तान लिख लीजिए। तीसरा रेगिस्तान है टकला मकान। देख रहे हो भाई, ये नाम मैंने नहीं रखा है, बहुत ही मुश्किल से याद किया है। टकला मकान डेजर्ट या टकला मकान रेगिस्तान कहां पर है जी? ये चाइना में है, चीन में है। और ये कोल्ड डेजर्ट, ये शीत रेगिस्तान है, लिख लो। कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान है। ये वो रेगिस्तान है जो कभी कभी एग्जाम में आते हैं। जैसे अभी थार मैंने इसलिए कम बताया क्योंकि हम जब इंडिया में आएंगे तो थार को एक बार फिर से बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक। याद होगा, मैप को सामने रख के करो, ये इमेजेस को अपने सामने रखो, इसीलिए इन इमेजेस को आपके लिए मैं पहुंचा रहा हूं। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। अरे बिल्कुल नहीं लगेगा, जैसे जैसे आपको मैप्स याद होने लग जाएंगे, ज्योग्राफी हम आगे और बढ़ेंगे, धीरे धीरे आप साथ साथ लिखोगे, नोट डाउन करोगे, आपको सब कुछ याद होगा। चलिए जी, अगला डेजर्ट हम करते हैं बिल्कुल ताबड़तोड़ वाला। देखो यहां पे भी आप देख सकते हैं वो गोभी, ये रहा टकला मकान डेजर्ट जो चाइना चीन में है। ये कोल्ड, ये शीत रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए, क्या रंग लाया। अब करते हैं इन सभी रेगिस्तानों का बाप। यहां एक डेजर्ट है जो बहुत ही फेमस है, हेडिंग डालो, जो आज हम रेगिस्तान करने के लिए जा रहे हैं। पहले करा गोभी, फिर करा टकला मकान, फिर करा थार, ये सब करा। अब आप लिखो चौथे नंबर का रेगिस्तान। चौथे नंबर का रेगिस्तान है रुबल खली। याद करो, ये मैंने आपको दिखाया भी होगा अभी शुरुआत में। रुबल खली डेजर्ट या रुबल खली रेगिस्तान या मरुस्थल, ये देखो दिखाया था यहाँ, ये रहा रुबल खली, ये वाली लोकेशन पे है रुबल खली। रुबल खली के ब्रैकेट में सबसे पहले आप लिख दीजिए भाइयों बहनों सऊदी अरब। ये सऊदी अरेबिया में है, मतलब ये अरब क्षेत्र में है, ठीक है। तो एक तो आप याद कर लो कि रुबल खली अरब क्षेत्र में है। फ्रॉम 1 ईयर आई विल मिस टीचर लाइक यू। थैंक यू बेटा, अब इस बार सिलेक्शन पक्का है, आप टेंशन मत लो। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यह बनेगा कि रुबल खली की लोकेशन क्या है। तो ये जो अरेबियन डेजर्ट दिखाई दे रहा है उसका ये जो आखिरी का ये जो हिस्सा है, ये रुबल खली का है। ये रुबल खली का है, ये है जी रुबल खली। और रुबल खली आप लिख लो, ये एक हॉट डेजर्ट है, गर्म रेगिस्तान है। एंड इट इज फेमस फॉर ऑयल रिजर्व, और यहां पर तेल के भंडार पाए जाते हैं। यहां पर तेल भंडार पाए जाते हैं, याद रखिएगा, तेल के भंडार। तो रुबल खली रेगिस्तान तेल के भंडार के लिए बहुत फेमस है। कोल्ड का मतलब वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन कोल्ड है, यानी कि जिस क्षेत्र में वो रेगिस्तान है वहां पे सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं, वहां पे सर्दियां बहुत पड़ती हैं, तो लो ठंडा हो गया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हॉट है यानी कि गर्मियां बहुत पड़ती हैं। अब जैसे इंडिया में गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, सर्दियां कम पड़ती हैं, तो हम बोलेंगे थार रेगिस्तान हॉट है। यहाँ पे सऊदी अरब में गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं, सर्दियां कम पड़ती हैं, तो हम बोलेंगे ये हॉट है। ये वो हॉट नहीं है जो आप समझ रहे हो कि सो हॉट, ये बहुत हॉट है, वो हॉट नहीं है। हॉट मतलब क्लाइमेट की बात कर रहे हैं जी हम। आप भी कमाल करते हैं पांडे जी। हाँ, अब देखो, अब रुबल खली की जो खास बात है, इट इज द पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है। देखो, रुबल खली इज द पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ये अरेबियाई प्रायद्वीप का हिस्सा है, अरब प्रायद्वीप का हिस्सा है। अब बात आती है कि पेनिनसुला क्या होता है, यानी कि अगर हम रुबल खली डेजर्ट की बात करें तो इट इज द पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। ये अरेबियाई प्रायद्वीप का भाग है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से मैप लेता हूं। इस अलग से मैप में आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पेनिनसुला का एक्चुअली मतलब है एक्चुअली। अब
हमसे बदतमीज है। एक इमेज ढूंढ रहा हूं आपके लिए ताकि आज के बाद पेनिनसुला का क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। देख रहे हो पूरा बोर्ड पीडीएफ से भरा पड़ा है। इतना तो अगर मैं अपने लिए पढ़ लिया होता जितना मैं आप लोगों के लिए पढ़ पढ़कर पढ़ा रहा हूं, और फिर पढ़ाकर भी और पढ़ रहा हूं, फिर और पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं शायद देश का प्रधानमंत्री होता जी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। या फिर प्रधानमंत्री का सलाहकार होता जी, एडवाइजर होता मैं, है ना। मिल गई जी इमेज, ये देखो, ये सऊदी अरब का पूरा मैप है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इतना समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पेनिनसुला का मतलब होता है वो जमीन या लैंड मास, वो जमीन या लैंड जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है, तीन तरफ से जल को छूती है, ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। ठीक है, एनी लैंड मास विच इज कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, तीन तरफ से घिरी हुई जमीन को हम कहते हैं ये पेनिनसुला है, ये प्रायद्वीप है। जैसे जैसे ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये अरेबियाई प्रायद्वीप है। हम बोल सकते हैं ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये अरेबियाई प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। देख रहे हो आप, एशिया में तो खैर छोड़ ही दो, ये संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब ये तीन तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, इसके इस तरफ तो रेड सी है, पानी का भाग है जी, जिसे हम कहते हैं लाल सागर। इसके ये यहां पर कल दो नदियां पानी छोड़ रही थी, याद करो, टिग्रिस यूफ्रेटस। ये जो है ये पर्शियन गल्फ है, मतलब ये फारस की खाड़ी है दूसरी तरफ। और ये तीसरी तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये अरेबियन सी है, ये अरब सागर है। इसी को पार करते ही आप इंडिया पहुंच जाओगे। वास्को डी गामा यहीं से होते हुए भारत आया था। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, हाँ ये सब लिखना है, जो कुछ भी यहां लिखा रहा हूं सब लिखना है। अभी समझ में आ जाए अभी लिख लेना, वरना बाद में वीडियो रोक के लिख लेना। और इसी प्रायद्वीप में ये जो नीचे वाला जो भाग है ये रुबल खली का है, जो यहाँ का बहुत ही फेमस रेगिस्तान है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने आपको पूरी दी है 10 मिनट। रुबल खली, अरेबियन पेनिनसुला, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ये देखो, ये रेड सी लाल सागर, पर्शियन गल्फ फारस की खाड़ी, ये अरेबियन सी अरब सागर, तीनों वाटर बॉडीज मैंने आपको दिखा दी है। हाँ जी बिल्कुल, लाल सागर में लाल रंग की शैवाल पाई जाती है, एल्गी पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो लाल लाल सा दिखाई देने लगता है, और हम उसे लाल सागर यानी कि रेड सी बोल देते हैं। ठीक है विशाल वर्मा जी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मतलब इस एशिया के डेजर्ट्स को लेकर किस हिसाब से आपसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो जरा फटाफट फटाफट। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन है और आरआरबी एनटीपीसी का भी क्वेश्चन है जी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है?
तो आपका आंसर हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया गोबी है, मंगोलिया का रेगिस्तान गोबी। गोबी डेजर्ट कहाँ स्थित है, किन देशों में स्थित है, तो आंसर क्या होगा जी, चाइना मंगोलिया, चीन मंगोलिया। आरआरबी और सीएचएसएल दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत का जो उष्ण गर्म मरुस्थल कौन सा है। एसएससी एमटीएस का भी सवाल है और ये आरआरबी एनटीपीसी का भी सवाल है, उष्ण या गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो आंसर जी आपका क्या हो जाएगा है, तो आंसर आपका हो जाएगा जी, क्या आंसर होगा, क्या बता सकते हो जी, बता सकते हैं आप तो बताइए। थार है जी। अरे ये वो थार नहीं है कि 4x4 आती है। इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में, देखो मैं क्लास मस्ती मस्ती में लेता हूं लेकिन उनके मजाक में लेगा नहीं। विच डेजर्ट इज नोन एज कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान इनमें से कौन सा है। ये तो बिल्कुल ही एसएससी जीडी 2022 और आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। तो इनमें से गोबी ठंडा है ना, और ये विश्व का सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान भी है। फिर आप देखो टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। एसएससी सीजीएल में भी ये पूछा गया और आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा गया, एक ही साल में पूछा गया। तो टकला मकान चाइना का रेगिस्तान है, ये चीन में एक रेगिस्तान है। नाम देखो कैसा, टकला मकान है। तो ये मैं एक सिर्फ आपको सैंपल दे रहा हूं कि जो आप पढ़ रहे हो सही राह पे हो या नहीं हो, तो आप एकदम सही राह पर हैं जी। चलिए, तो कल हमने करे थे रिवर्स यानी कि नदियां, आज हमने करे डेजर्ट्स। अब हम चलते हैं यहाँ के एशिया के माउंटेन्स की तरफ यानी कि पहाड़ों की ओर। राइट डाउन द हेडिंग, हेडिंग माउंटेन्स यानी एशिया के पहाड़। सफेद से लिखो, माउंटेन्स पर्वत। तो आप एशिया के माउंटेन्स पढ़ेंगे जी, ठीक है। पहाड़ देखो भाइयों बहनों, सॉरी भाइयों और उनकी बहनों, काफी सारे पहाड़ है। जिस तरीके से कि पूरे एशिया में रिवर करीबन 3000 के आसपास है, उसी तरीके से पूरे एशिया में पहाड़ भी आपको लगभग 1000 के आसपास मिलेंगे। अब 1000 तो याद हो नहीं सकते, तो हम फेमस लेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहले तो आप देखो एशिया में ये हिमालय है, तिब्बत का पठार सुना होगा, ये हिंदू कुश पहाड़ सुना होगा जिससे क्वेश्चन आता रहता है। बाकी ये सब अरावली अरावली हम इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसका कोई काम नहीं है। पामीर का पठार आपने सुना होगा, ठीक है, तो ये पामीर का पठार है। ऐसे ही एक दो पहाड़ हम इसमें और भी लेंगे। तो सबसे पहले हम जो इसमें पहाड़ करने के लिए जा रहे हैं, कौन से ले लें यार, हिमालय ले लें, हिमालय। चलो जी, तो हम हिमालय को लेते हैं। ये रहे जी आपके सामने हिमालय, हिमधन आलय आ गए ना। ये रहे जी आपके सामने हिमालय, ये पूरे के पूरे पहाड़ है। राइट डाउन द हेडिंग हिमालय। अभी हिमालय को वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से हम पढ़ेंगे, अभी इसे इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय शुरू करेंगे भारतीय भूगोल में, तब हिमालय पूरी 2 क्लास लेंगे या फिर पूरा 1 क्लास लेंगे, खत्म। पूरा 1 लेक्चर, 1 से 2 लेक्चर लगते हैं हिमालय को एंड होने में। मजाक ना है कोई, हिमालय हिमालय चैप्टर अपने तरह नाम की तरह ही है, हिमालय। सबसे पहली बात आती है कि हिमालय किन किन देशों में स्थित है, तो आप लिख लीजिए कि हिमालय किन किन देशों में स्थित है। तो हिमालय आपका इंडिया में भी है यानी कि भारत, हिमालय पाकिस्तान में है। साथ साथ लिखते चलो, मजा और ज्ञान दोनों मिलेगा। हिमालय का कुछ भाग अफगानिस्तान में भी एक्सटेंशन यानी कि विस्तार के तौर पर है। हिमालय नेपाल में भी हैं और हिमालय आपके भूटान में भी हैं। हिमालय चाइना चीन में भी है, ठीक है। ये हिमालय मुख्यतः इन देशों में रहते हैं, मतलब रहते हैं क्या मतलब, इन देशों में आपको मुख्यतः हिमालय देखने के लिए मिलेंगे। हल्का हल्का फीवर है, देखो जी। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, जो कि ध्यान से देखना है, और क्या और हम क्या आए क्यों हैं, तो आप देखो ये पूरे के पूरे आपके हिमालय हैं।
चीन में भी है, मार्क भी कर रहा हूं, भूटान में है, नेपाल में है, म्यांमार के ऊपर अभी हम बाद में आएंगे, इंडिया में तो खैर है ही, पाकिस्तान में और कुछ भाग इसका अफगानिस्तान में भी है। ठीक है, तो हिमालय यहां पर स्थित है। हिमालय के बारे में आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि हिमालय विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, लिख लो, हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज इन दी वर्ल्ड, हाईएस्ट माउंटेनियस रेंज इन दी वर्ल्ड, संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला है ये, पूरे संसार की सबसे ऊंची पर्वतमाला। हिमालय की एवरेज हाइट भी लिख लो, एवरेज हाइट यानी कि औसत ऊंचाई भी अगर हम निकालेंगे तो वो करीबन 6000 मीटर की है। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई भी इसकी 6000 मीटर की है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मैं हिमालय के बारे में आपको एक पॉइंट और बता दूं मेरे भाइयों और उनकी बहनों, कि ये जो हिमालय है, ये जो हिमालय है, ठीक है, ये हुई ना बात, ये जो हिमालय है, पढ़ो ऐसे जैसे हमेशा के लिए पढ़ रहे हो, और जिंदगी ऐसे जियो जैसे आज तुम्हारा आखिरी दिन हो, सफल हो जाओगे। हिमालय के बारे में एक आग लगा देने वाला पॉइंट लिख लो, इट इज यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये विश्व के सबसे युवा पहाड़ भी हैं, सबसे युवा पर्वत, सबसे जवान है, इसीलिए जवानों की तरह खड़े हुए हैं। देखा कभी बूढ़ा आदमी कैसे होता है? यूं हो जाता है, कंधे झुक जाते हैं, कमर झुक जाती है, फिर यूं चलता है बूढ़ा आदमी। लेकिन जवान देखा कभी है? कभी आर्मी में सेना के जवान को देखना हुआ, छाती ताने खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि वो जवान खून है, हड्डियों में अभी बहुत दम है, ये हार्मोन्स बिल्कुल एक्टिव है, सही काम कर रहा है, दिमाग सब काम कर रहा है उसका। इसी प्रकार से पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जवान अगर कोई है तो हिमालय है, इसीलिए बिल्कुल छाती ताने खड़े हुए हैं। हवाएं आके टकराती हैं, पीछे लौट जाती हैं, हवाएं आके टकराती हैं, पीछे लौट जाती हैं, कोई इनसे मुकाबला नहीं कर सकता जी, मजाक है कोई? ठीक है, हिमधन आलय यानी कि हिमालय विश्व के सबसे युवा पहाड़। विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही स्थित है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी हिमालय में ही स्थित है। यही लिखा था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, ये हिमालय में ही है। ठीक है, एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में है। और हाइट कितनी है? 8850 मीटर। याद रखना, हमेशा चोटी हो या गहराई हो, ऊंचाई हो या गहराई हो, ऊंचाई हो या गहराई हो, ऑलवेज कैलकुलेट इन मीटर्स। एवरेज हाइट का मतलब, संजीव जी, एवरेज हाइट का मतलब है जैसे कई हिमालय 8000 मीटर तक भी ऊंचे हैं, कई हिमालय 4000 मीटर तक भी ऊंचे हैं, तो एवरेज 6000 के आसपास ही तो आएगा। तो वो है, मतलब अगर एवरेज सारी हाइट कैलकुलेट करेंगे तो 6000 के आसपास है। तो 8850 मीटर नेपाल में जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है, वो आपके नेपाल में ही स्थित है, माउंट एवरेस्ट के नाम से। ठीक है, तो हिमालय हो गए जी। चलिए, अब अगले पहाड़ आप लोग मतलब लिखो, दूसरे पहाड़ आप मतलब हेडिंग डालो यहीं। दूसरे पहाड़ है जी आपके अराकान योमा। नाम पे मत जाना, मैंने नहीं रखे हैं, बड़ी मुश्किल से याद किए हैं सुबह 4 बजे उठ के। अराकान योमा कौन से देश में है? तो ये म्यांमार में है, ये म्यांमार में है, ये म्यांमार में है। म्यांमार का ओल्ड नेम कल ही मैंने आपको बताया था, बर्मा। ये रहे जी, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अराकान योमा है, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये अराकान योमा है, ये म्यांमार में है। इनकी खास बात क्या है? इनकी खास बात यह है कि ये हिमालय ही है,
ये हिमालय ही है। बस हिमालय को म्यांमार में हिमालय नहीं कहते बल्कि अराकान योमा कहते हैं। तो आप लिख लो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ये हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, ये हिमालय का विस्तार है। अराकान योमा, म्यांमार के पहाड़ ये हिमालय हैं, यानी कि यहां से जब हिमालय घूमते फिरते हुए आते हैं तो म्यांमार में ना हिमालय नहीं कहते बल्कि अराकान योमा कह देते हैं। चलिए अगले पहाड़ आप लिख लीजिए फटाफट से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदू कुश। ये रही जी आपके अगले पहाड़, हिंदू कुश। क्या बदतमीजी है ये? अरे इस लिख रहा हूं तो मिट क्यों रहा है, देखना कुछ वायरस आ गया क्या? क्या षड्यंत्र है ये मेरी क्लास के साथ? कौन कर रहा है ये गुस्ताखी? पता नहीं है कि अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, अगर आपने मेरे बोर्ड को छुआ तो समझ लो बाहुबली की तलवार छूली। अरे कोई नहीं, यहां षड्यंत्र हुआ है तो कहीं और बढ़ा देंगे। ये लो जी हिंदू कुश, केवल लोकेशन ही तो हमें थे दिखानी। ये रहे जी हिंदू कुश, ठीक है? तो याद रखना जी हिंदू कुश, लव कुश मत कर देना, हिंदू कुश। तीसरे लोकेशन के लिए आपको बता दिया। तो अपने जो पहले पहाड़ हम लोगों ने करे हिमालय, फिर अराकान योमा, अब तीसरे पहाड़ आप लिख लो हिंदू कुश। यही तो है। देखो जो ऑफलाइन के टीचर्स हैं उन्हें पीपीटी ईपीटी की आवश्यकता नहीं होती, क्या अंडरलाइन करके मतलब पढ़ाएं, ये सब मतलब पढ़ाएं, ठीक है? सर ये देवसेना कर रही है, देवसेना की इतनी हिम्मत नहीं जी, याद करने के लिए 4 बजे उठना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप तो बस क्लास के बाद रात को रिवीजन करके सो जाना, इतने में ही हो जाएगा। हिंदू कुश, हिंदू कुश मुख्यतः आपका लिख लो अफगानिस्तान में है ये पहाड़, पाकिस्तान में भी इसका एरिया है, और ये कुछ एरिया ताजिकिस्तान को भी छूता है। थोड़ा बहुत एक्सटेंशन इसका इंडिया में भी आ जाता है, यानी कि भारत में भी इसका विस्तारित रूप हमें देखने के लिए मिलता है। हिंदू कुश ऐसा है कि जहां हिंदू कुश एंड होते हैं वहां से हिमालय शुरू होते हैं। आप जरा ध्यान से देखना, जहां से हिंदू कुश एंड होते हैं वहां से हिमालय शुरू होते हैं। ये हिंदू कुश यहाँ एंड हो गया, ठीक है, और इसी के ठीक नीचे से हिमालय शुरू हो गए, इसी के ठीक नीचे से ये हिमालय की शुरुआत हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ हिंदू कुश ये खत्म और यहां से ये हिमालय की शुरुआत आपकी हो जाती है, ठीक है? तो हिंदू कुश आपके इन लोकेशंस पर है, और हिंदू कुश की कई बार आपसे पीक यानी कि चोटी पूछी जाती है। तो हिंदुस्तान की मतलब हिंदू कुश की हम चोटी लिख लेते हैं। इसकी लोकेशन मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, शायद अभी क्लियर दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आपके पास ये स्लाइड आएगी तो आपको क्लियर दिखाई दे जाएगी, ठीक है? जैसे कि आप ये देखो, आज का पीडीएफ आज रात को या फिर कल क्लास से पहले तक आ जाएगा। सर आदित्य रंजन सर प्रैंकिंग यू फ्रॉम ऑफिस। अच्छा, अरे नहीं ऐसा नहीं, आदित्य सर तो टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये रही जी हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है तिरिच मीर। क्या नाम है जी? तिरिच मीर, ठीक है? ये देखो ये लिखा है ना बड़ा बड़ा सा हिंदू कुश। तो हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी है तिरिच मीर, ठीक है? चलो यहां लिख लेते हैं इसकी हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी। तो हिंदू कुश की सबसे ऊंची पीक यानी सबसे ऊंची चोटी का नाम लिख लीजिए तिरिच मीर। ये रेलवे में भी आ चुकी है कई बार, तिरिच मीर, ठीक है? ये देखो तिरिच मीर 7690 मीटर। वैसे तो देखो एवरेस्ट के अलावा किसी की हाइट नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे को आती थी इसलिए लिखवा दिया। ये मत सोचना कि हर चीज आती होगी। हाँ, डालने का काम स्टाफ का है, मैं स्टाफ तक आपकी आज ही पहुंचा दूंगा।
क्योंकि अगर जैसे क्या है कि जैसे हम टीचर लोग हैं, हम सिर्फ क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। आज के लिए हमने टीम पूरी आदित्य सर ने अलग मतलब रखी हुई है, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाने के ऊपर ही फोकस करे और बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट दे। 1-2 घंटे की क्लास के लिए आप विश्वास मानो कि बहुत तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, तो तिरछमीर ये जो आपकी चोटी है ये पाकिस्तान में है, मतलब हिंदू कुश के पाकिस्तान वाले रीजन में पड़ेगी। तो पाकिस्तान के रीजन में आपकी है तिरछमीर नामक चोटी। तो हिंदू कुश की सबसे ऊंची चोटी, तो हिंदू कुश तो आपको याद हो गया होगा, बहुत अच्छी बात है जी। अब चलो हिंदू कुश के बाद चलते हैं एक ऐसे पहाड़ों पर, एक ऐसे पहाड़ों पर, एक ऐसे पहाड़ों पर जो पहाड़ आपको खुश कर देंगे। कौन से? तीसरे। चलो भाई चौथे नंबर के पहाड़ आप लिख लो। चौथे नंबर के पहाड़ यहां आप लिख लीजिए। चौथे नंबर के पहाड़ जी, चौथे नंबर के पहाड़ है अनातोलिया के पठार, अनातोलिया प्लेट्यू। अनातोलिया पठार, अनातोलिया के प्लेट्यू, अनातोलिया। अब अनातोलिया कहां पर है? तो अनातोलिया आपका टर्की में है। तो पहले तो लोकेशन याद कर लो कि ये तुर्की में है। इंग्लिश में टर्की, हिंदी में तुर्की। इंग्लिश में टर्की, हिंदी में तुर्की नामक देश में। ये जो आपको मैप पे दिखाई दे रहा है ये पूरा देश आपका टर्की ही है। अगर मैं इसे पूरे मैप में लूं, कोई है एशिया का जो फुल मैप हो? पहले वाले मैप में देखो। नहीं, पहले वाले में उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। हल्की लगती है, ये देखो यहाँ यहाँ देखना, ये है पूरे मैप में। अगर आप देखेंगे ये अनातोलिया है जी, तुर्की में। ठीक है, ये जो देश है आपका, ये पूरे देश को कहते हैं टर्की यानी कि तुर्की। तो तुर्की नामक देश में ये आपके अनातोलिया के प्लेट्यू या अनातोलिया के पठार है। ठीक है, तुर्की नामक देश में। और ये अलग करते हैं, आप ऐसा लगभग मान के चलो कि काला सागर को भूमध्य सागर के साथ तुर्की नामक देश अलग करता है। सिर्फ लोकेशन याद रखो कि अनातोलिया के पठार तुर्की में है। इसी बात पर यहां पर तुर्की की कैपिटल राजधानी भी लिख लो। तुर्की की कैपिटल राजधानी लिख लीजिए। तुर्की की राजधानी है आज के डेट में अंकारा। राजधानी भी याद करो ताकि आपको स्टैटिक जीके में भी बहुत फायदा हो। याद करो, एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक जीके में भी आता है। तो कैपिटल ऑफ द तुर्की इज अंकारा। अंकारा राजधानी है तुर्की नामक देश की। ठीक है, चलिए अगले पहाड़ों की ओर मतलब बढ़ते हैं हम और आप मिलके इसमें। हाँ अच्छा, अब इसमें एक जो पहाड़ है जो आपको करने हैं, 5वें नंबर के पहाड़ आ रहे हैं। तो 5वें नंबर पे आपको मतलब करने पामीर के पठार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये है, दिखाई ना भी दे, पामीर के पठार। ठीक है, पामीर, पामीर के पठार ये आपके ताजिकिस्तान की लोकेशन में है बस। लेकिन इनका क्वेश्चन ये नहीं है कहां पर है, लेकिन इनसे क्वेश्चन बनता है इनकी खास बात क्या है। तो इनकी खास बात यह है कि लिख लो, पामीर के पठारों को कहा जाता है, इन पठारों को कहा जाता है संसार की छत। ये एक क्वेश्चन आता है, संसार की छत, बिल्कुल हिमालय के एकदम ऊपर। इसे कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के पठारों को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसे संसार की छत कहा जाता है। अब इसे संसार की छत क्यों कहते हैं जी? इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको एक मैप देखना होगा। इसे संसार की छत इसलिए कहते हैं, इसे पामीर का नोट है वैसे ये। ठीक है, ये देखो, ये पामीर का नोट है क्योंकि यहां नीचे से हिमालय, यहां से हिंदू कुश और यहां से चीन के कुल्लून के पठार आकर पामीर के पठार बनाते हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि सारे मध्य एशिया के पहाड़ या एशिया के लगभग सभी इंपॉर्टेंट पहाड़ बिल्कुल बनता है जी। कैपिटल से क्वेश्चन बनता है लेकिन सबकी नहीं इंपॉर्टेंट। इस वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं आपको बहुत सारी राजधानी लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट, जो अपने आप आती जाएंगी। कल से और आज भी अगर आप फोकस करोगे तो काफी राजधानी आपके सामने आ गई होंगी। अभी बहुत लंबी बाकी है कॉन्टिनेंट। तो पामीर का पठार ये है, यहां से हिंदू कुश, यहां से कुल्लून और यहां से आता है हिमालय। तो अगर हम पामीर के इंपॉर्टेंस को देखेंगे तो आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं। देखो, पामीर की इंपॉर्टेंस को आप इसे ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ये यहां से हिंदू कुश,
ये यहां से कुल्लून, चाइना के कुल्लून माउंटेन, कुल्लू के पहाड़, और ये यहीं से है हिमालय। और ये यहां बनता है पामीर का पठार। ये बन गया जी पामीर। पामीर के पठार को कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये मैंने डायग्राम से समझा दिया, संसार की छत, ताकि एग्जाम में देखो कुछ याद आए ना आए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपको ये मेरे सब डायग्राम याद आएंगे जो मैं यहां बना रहा हूं। ये आपको सब डायग्राम याद आएंगे, इट्स माय प्रॉमिस। आप कुछ भी भूल जाओगे, डायग्राम्स को कभी नहीं भूल पाओगे जी। ये मैंने क्या किया है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। पामीर ऐसे लिखूंगा तो और मजा आएगा, देख रहे हो। पामीर के पठार, कुल्लून चाइना में है, चीन में। फटाफट छापो, जल्दी से बनाओ, जल्दी जल्दी, जितना अच्छे से बनाओगे अपने हाथों से। सर योर प्रॉमिस विल नेवर डाई, अंडरस्टैंड। अरे चिंता मत करो, आप किसी को भी भूल जाओगे, आप उसको भी भूल जाओगे जिसको आप भूलना नहीं चाहते हो, लेकिन ये मेरी पढ़ाई हुई ज्योग्राफी, मेरी पढ़ाई हुई जीएस आप कभी नहीं भूल पाओगे। इट्स माय प्रॉमिस, और मेरा वचन ही है शासन। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में यहाँ पे सारी ये पहाड़ियां आकर मिलती हैं, इसलिए इसे संसार की छत कहते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, काफी देशों में ये स्थित है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, अगर वैसे तो कम पूछेगा। यहीं से एक पहाड़ी इससे और आकर मिलती है जिसका नाम है अलाई, और यहाँ एक चाइना की एक मतलब पहाड़ी और आती है लगभग कुल्लून के ऊपर, जो इससे आकर मतलब मिलती है टियन शियन। ठीक है, क्या नाम है जी इसका? टियन शियन। ये है जी पामीर की पठार की खासियत। थैंक यू बेटा। आशिक एसके, बड़ा ही सही नाम है। अरे अभी कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, ज्योग्राफी में जब क्वेश्चन भी ठीक होने लग जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। इंग्लिश में पामीर नॉट कहते हैं जी, इसे इंग्लिश में पामीर नॉट कहते हैं, पामीर नॉट। हिंदी में कहते हैं पामीर का पठार। ठीक है, चलो भाई बहुत हो गया एक ही पहाड़ पे। अब एक आखिरी पहाड़ की ओर और चलते हैं। ठीक है, कौन से नंबर का आ रहा है ये? 5वें 6वें नंबर कौन सा है? चौथे नंबर का था अनातोलिया, 5वें का ये रहा जी 6, ये 5वें नंबर का है। अब आएगा जी 6वें नंबर का। 6वें नंबर का जो आपका मतलब पहाड़ है उसे सुलेमान रेंज कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में होगा जी ये। सुलेमान भाई जी, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुलेमान पर्वतमाला या श्रेणी भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये रहा जी सुलेमान, ये रहा सुलेमान। सुलेमान 2 देशों में स्थित है। एक तो ये, अच्छा जब हम मार्क करके दिखा सकते तो एक तो सुलेमान का एक्सटेंशन पाकिस्तान में भी है, तो एक सुलेमान पाकिस्तान में है, और ये अफगानिस्तान में भी है। अफगानिस्तान तक इसका एक्सटेंशन यानी कि इसका विस्तार फैला हुआ है। अब सुलेमान एक खास बात के लिए फेमस है, सुलेमान एक खास बात के लिए मशहूर है। इस सुलेमान के पहाड़ों में एक पास स्थित है, एक स्थित है दर्रा। यहां पर एक पास है
सुलेमान के पहाड़ों में एक पास है जिसे हम कहते हैं दर्रा। दर्रा का मतलब होता है पहाड़ के बीच में आने जाने का रास्ता। जब आप एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक आ जा सकते हैं तो हम उसे पास या दर्रा कहते हैं। तो यहां पर एक पास है जिसका नाम है खैबर पास। लिख लो खैबर पास, खैबर दर्रा। ये एग्जाम में बहुत बार आया है। जब आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको पता लगे कि यह है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा कहां पर है? पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। फटाफट से ये सारा लिख लो सुलेमान के बारे में। मैप के ऊपर ही पढ़ाऊंगा तो आप बिल्कुल मतलब ऐसा लगे जैसे लाइव पढ़ रहे हो बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लग रहा है आलोक जी आपको अब ज्योग्राफी पढ़ना? खैबर दर्रा वो दर्रा है जिस दर्रे से लगभग आपके यहां मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, मोहम्मद बिन कासिम आया। अपने इंडिया के ऊपर हिंदुस्तान के सीने पे जितने भी जख्म हैं ये सारे जख्म इसी खैबर दर्रे ने दिए हैं। खैबर दर्रा ही इस मध्य एशिया के रीजन को साउथ एशिया के साथ यानी कि सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया के साथ जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है यही आपका खैबर दर्रा यानी कि खैबर नामक पास। हाँ जी, कोई डाउट, कोई परेशानी यहां तक जी? आपका मन में कुछ भी सवाल हो? नहीं, चलिए जी अब हम चलते हैं एशियन लेक्स की तरफ। एशिया की झीलें पहाड़ की है और इससे पहले रेगिस्तान की, अब करेंगे झीलें। झीलें मतलब वाटर बॉडी विच इज कवर्ड बाय लैंड मास फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि एक ऐसा पानी का भाग जो चारों तरफ से लैंड मास से घिरा हुआ है वो झील हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पानी का भाग जो कि चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है वो झील है। जैसे देखो जी, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रही है ये बैकाल झील है, देख रहे हो? और बैकाल झील ही क्यों बताई है? क्योंकि ये रशिया में है, ये रूस में है। और रशिया तो आपको वैसे ही पता है कि बहुत ही फेमस देश है, तो ये झील तो वैसे ही याद हो जाएगी। ऐसे ही इस मैप में यहाँ ये डेड सी है लगभग, ये आपको जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये डेड सी है, ये मृत सागर है जो इजराइल के लोकेशन पे दिखाई देता है, बहुत ही फेमस झील है। ये कैस्पियन सी है, ये कैस्पियन सागर है जो कि ये भी बहुत फेमस झील है। ऐसी बहुत सारी ऐसे 4 से 5 झीलें ऐसी हैं जो एशिया की बहुत फेमस हैं। कैस्पियन तो सुना ही होगा, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। अच्छा, राज की बात मतलब ये है कि नाम मतलब वैसे ये झील है लेकिन नाम में सी सागर लगा हुआ है, देख रहे हो? वैसे ये झील है लेकिन नाम में सी सागर लगा हुआ है। वैसे ये झील है, नाम में सी सागर लगा हुआ है। इसके पीछे भी एक रहस्य की बात है, इसके पीछे भी कहानी है जो कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो अभी आपके नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका होगा तो आप उस नेक्स्ट क्लास के ऊपर फोकस करें। हाँ भाई, अब किसी का कोई डाउट, कुछ सवाल पूछना है तो मैं आपको 2 मिनट का पूरा समय दे रहा हूं। आप अपना डाउट, आप अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि कल एशिया कॉन्टिनेंट समाप्त हो जाएगा। एशिया को लेकर कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आज और कल में आप डेफिनेटली पूछ लें। चलिए सर, आप कमाल करते हो, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कमाल आपको एग्जाम में करना पड़ेगा और मेरा नाम रोशन करना पड़ेगा जी आपको वहां। मुझे अपने नाम की बहुत चिंता है, मुझे आपके नाम की बहुत परवाह है जी, तो ये आपको वहां पर नाम रोशन करना पड़ेगा जी मेरा और अपने माता पिता का भी। सर जस्ट 2 मार्क्स, एनी मोटिवेशन सर, एनी मोटिवेशन के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूं। एक बार एक चील थी, चील ने कुछ अंडे दिए और चील के बच्चे हुए, लेकिन जिस समय उसने अंडे दिए बच्चे निकलने से पहले उसमें से चील का एक अंडा जाके मुर्गी के अंडों में शामिल हो गया बाय मिस्टेक। तो जैसे मान लो कि चील ने 5 अंडे दिए तो 4 बच्चे तो चील के साथ रहे, लेकिन वो एक बच्चा जो कि अंडा मुर्गी के पास पहुंच गया था, ठीक है, वो मुर्गी के बच्चों के साथ हुआ बड़ा। तो जब वो मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मेंटेलिटी, उसकी मानसिकता भी मुर्गी के बच्चों जैसी हो गई। वो वही खाता जो वो लोग खाते, वैसे ही उड़ता जो वो लोग उड़ते हैं। मुर्गी के बच्चे कैसे उड़ते हैं? थोड़े से उड़ते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, थोड़े से उछलते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तो एक दिन वो मुर्गी के बच्चे और वो चील का बच्चा जो मुर्गी के बच्चों के साथ मिक्स हो गया था, एक दिन रास्ते में जा रहे थे
और वो चील का बच्चा जो मुर्गी के अंडों में मिक्स हो गया था, उसने मतलब अपनी माँ से पूछा, मुर्गी से, कि मुर्गी कि मम्मी ये जो ऊपर उड़ रहे हैं बहुत ही आसमान में ऊंचाई तक, ये कौन है? तो मुर्गी ने कहा कि बेटा ये चील के बच्चे हैं, तो इसलिए ऊंचे उड़ते हैं। तो उसने बोला कि मम्मी हम ऊंचे नहीं उड़ सकते? तो फिर वो बोली कि नहीं बेटे, आप ऊंचे नहीं उड़ सकते, क्योंकि आपका जन्म ऊंचे उड़ने के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि आप मुर्गी के बच्चे हैं। अगर आपका जन्म ऊंचा उड़ने के लिए होता तो फिर वो मतलब आप चील के यहाँ पैदा होते, क्योंकि सिर्फ चील ही है जो आसमान को चीर कर वो ऊंचा उड़ सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वो बच्चा उड़ान के लिए पैदा हुआ था, चील की तरह वो खुले आसमान में कई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन उसका माहौल, उसकी मेंटेलिटी बचपन से ऐसी कर दी गई कि उसने अपने आप को मान लिया कि मेरा जन्म ऊंचाइयों के लिए नहीं हुआ है, मेरा जन्म बस इन्हीं माहौल के लिए हुआ है। तो आपका भी जन्म ऊंचाई के लिए हुआ है। बस डिपेंड ये करता है कि आपको समझाने वाला कौन है, आपको मोटिवेट करने वाला कौन है, कि आप ये खुद मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि आप चील हैं या फिर आप मुर्गी हैं। और जिस समय ये आपको मैं बात बता रहा हूं, आप विश्वास मानो, देखो मेरे गूज बम्स हैं, आप खुद समझो मैं इन बातों को फील करता हूं, मेरे एकदम गूज बम्स खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जब भी ये स्टोरी सुनाता हूं तो मेरा भी जन्म ऊंचाइयों के लिए हुआ है, और ये वाली बात मैं मानता हूं, आपका भी जन्म ऊंचाइयों के लिए हुआ है, ऊंचा उड़ने के लिए हुआ है, चील की तरह, बाज की तरह। तो मेरी आपसे विनती या रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस उम्र को, इस जोश को, इस ऊर्जा को पढ़ाई के लिए लगाओ। आप इसको अपने सही काम के लिए इस्तेमाल करो। 4 बार पढ़ो, क्योंकि भाई 4 किताबों के एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 4 बार पढ़ो। बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक कि आप रैंकर्स में ना आ जाओ, जब तक कि आप टॉपर्स में ना आ जाओ। बेस्ट ऑफ लक गाइस।